अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाज़िर हूँ AIPGET 2022 का पेपर लेकर। और 2022 का पहला जो क्वेश्चन था, जो कि अलग अलग कैंडिडेट को अलग अलग क्वेश्चन आईडी अलॉट की जाती है, तो जो मैं पेपर सॉल्व करने चल रहा हूँ इसमें क्वेश्चन आईडी जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आईडी 684 है। तो सब हर जगह 684 की जो आईडी का क्वेश्चन होगा वो सेम होगा सारे पेपर्स में। हो सकता है आपके पास जो पेपर आपको मिला हो उसमें क्वेश्चन आईडी इस क्वेश्चन आईडी का क्वेश्चन बाद में दिया हो, तो ये सफल करता है। तो खैर आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू गैलन द ड्यूरेशन ऑफ हुम्मा यौमिया इज़, जालिनूस के मुताबिक हुम्मा यौमिया की मुद्दत कितनी होती है। सबसे पहले हुम्मा की डेफिनीशन की अगर हम बात करें कि हुम्मा क्या है, तो हुम्मा जो है वो सिंपली हम लोग कहते हैं कि बदन की हरारत गरीबा का नाम है, एबनॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का नाम है, और जो क़ल्ब से भड़कती है और रूह और खून के ज़रिया पूरे जिस्म के अंदर शरायत कर जाती है, पूरे जिस्म के अंदर नफूज़ कर जाती है, जिससे बदन के अफ़ाल में खलल पैदा हो जाता है, उसे हुम्मा कहते हैं। हुम्मा की जिन्स बयान की गई है। 3 तरह के हुम्मा होते हैं, इन तीनों को हम लोग मजमूई तौर पर अजनास हुम्मा के नाम से जानते हैं। पहले नंबर पर आता है हुम्मा यौमिया, दूसरे नंबर पर आता है हुम्मा खिलतिया, और तीसरे नंबर पर आता है हुम्मा दिक्किया। तो 3 तरह के ये हुम्मियात हैं। अब तीनों तरह के जो हुम्मा हैं इनका ताल्लुक़ देख लीजिए। हुम्मा यौमिया का ताल्लुक़ रूह से होता है, हुम्मा खिलतिया का ताल्लुक़ अखलात से होता है, और हुम्मा दिक्किया का ताल्लुक़ उन रुतूबात से होता है जो आज़ा के अंदर पाई जाती हैं, यानी जिसे हम लोग रुतूबत उस्तुक़सिया या रुतूबत जौहरिया या रुतूबत उनसुरिया या रुतूबत गरीज़िया के नाम से जानते हैं, जो उज़ू के अंदर पाई जाती है, जो रुतूबत जिससे उस उज़ू का फ़ेल ताल्लुक़ रखता है। तो अब ये 3 तरह के हुम्मियात हैं। हुम्मा यौमिया को हम लोग एक्रोज़ा बुखार के नाम से भी जानते हैं, चूँकि ये रूह से ताल्लुक़ रखता है, और रूह एक लतीफ़ शय का नाम है जो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है, बहुत जल्दी डाइल्यूट हो जाती है, और ये बुखार भी बहुत जल्दी सबसाइड हो जाता है, मुख्तसरन 1 से 2 दिन के अंदर, या मैक्सिमम मुद्दत इसकी 3 दिन हुआ करती है। तो 3 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाता है ये बुखार। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि अगर ये बुखार 3 दिन से ज़्यादा तजावीज़ कर जाए, देखिए एक एक्सेप्शन है, नॉर्मली लोगों का कहना है 1 से 2 दिन या 3 दिन हुआ करती है, लेकिन जालिनूस ने कहा था कि हुम्मा यौमिया की मुद्दत 6 रोज़ तक होती है, यानी 6 दिन होती है हुम्मा यौमिया की मुद्दत। अब अगर ये नॉर्मली बहुत सारे अक्सरियत लोगों की ये है कि लोगों का बेशतर अतिब्बा का कौल है कि ये इसकी जो मुद्दत होती है वो 2 से 3 दिन होती है, और अगर ये 2 से 3 दिन से ज़्यादा एक्सटेंड कर जाए, परसिस्ट करे, तो फिर ये दूसरे हुम्मा में तब्दील हो जाती है, जैसे हुम्मा यौमिया हुम्मा खिलतिया में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हुम्मा यौमिया एक रोज़ा बुखार है, लेकिन जालिनूस के नज़दीक इसकी जो मुद्दत होती है वो 6 दिन की हुआ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल सिक्रीट HCl इन स्टमक। HCl का सिक्रीशन स्टमक के अंदर कौन कराता है। तो सबसे पहले स्टमक के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, स्पेशली फंडस और बॉडी के अंदर एक सेल होती है जिसका नाम है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल इज़ ऑल्सो नोन एज पेराइटल सेल या डिलोमॉर्फस सेल, डिलोमॉर्फस सेल के नाम से भी जानते हैं हम इसे, डिलोमॉर्फस सेल या पेराइटल सेल के नाम से भी जानते हैं, पेराइटल सेल। ये क्या सिक्रीट करती है, HCl सिक्रीट करती है, और इसके साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल सिक्रीट करती है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल। तो 2 चीज़ें सिक्रीट होती हैं। अब यहाँ सवाल क्या पूछ रहा है, विच सेल सिक्रीट HCl इन स्टमक, दैट इज़ ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल इज़ ऑल्सो नोन एज पेराइटल सेल और डिलोमॉर्फस सेल। करेक्ट आंसर इसका है सी, आंसर इसका सही है, 3rd ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गैलन वॉज बॉर्न इन, गैलन कहाँ पैदा हुआ था? तो गैलन जो था, जिसे हम जालिनूस के नाम से जानते हैं, और जालिनूस की जो पैदाइश थी वो 129 AD में टर्की के पास एक शहर है जिसका नाम है परगामोन। परगामोन, तो परगामोन में 129 AD में पैदा हुआ और इसकी जो डेथ है वो 200 AD में है। तो 129 to 200 AD इसका पीरियड था। तो जालिनूस की पैदाइश परगामोन में हुई थी। करेक्ट आंसर इसका है सी ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन परगामोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 605। फ्रॉम विस्कोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल बलगम? क़वाम के लिहाज से बलगम गैर तबई की कितनी किस्में हैं? देखिए, क़वाम के लिहाज से बलगम गैर तबई की कहीं कहीं 3 किस्में लिखा हुआ है और कहीं कहीं 4 किस्में लिखी हुई हैं। जैसे अब कौन कौन सी क़वाम के लिहाज से कौन कौन सी किस्में हैं? क़वाम के लिहाज से सबसे पहले बलगम जुस्सी, जो चूने की तरह गलीज़ होता है और सबसे ज़्यादा विस्कस होता है, हाईली विस्कस होता है, सबसे ज़्यादा गलीज़ होता है। दूसरा माई, तीसरा मुखाती, और चौथे नंबर पर फोर्थ है आपका जुजाजी, पिघले हुए शीशे की मानिंद। तो जुस्सी चूने के मानिंद, माई पानी की तरह, वाटर की तरह, मुखाती म्यूकस की तरह, और जुजाजी पिघले हुए शीशे की तरह। तो ये 4 टाइप के होते, 4 वैरायटी के बलगमे गैर तबई, क़वाम के लिहाज से बलगमे गैर तबई की 4 किस्में हैं। लेकिन कुछ किताबें हैं जो, जैसे अल्लामा नफ़ीस ने लिखा हुआ है कि 3 किस्में होती हैं। तो 3 किस्में भी लिखी हुई हैं। अब इसको सही क्या माना जाए, क्या गलत माना जाए? अगर उसूल तिब की बात करें तो उसूल तिब कहती है कि 4 किस्में होती हैं, 1, 2, 3 और 4। ये आपकी 4 वैरायटी है। लेकिन कुलियात नफीसी में 3 किस्में लिखी हुई हैं, और जहाँ तक मुझे याद है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी उन्होंने 3 ही माना था, NTA ने, कि सेकंड ऑप्शन इसका सही है कि क़वाम के लिहाज से बलगम गैर तबई की 3 किस्में होती हैं। ऊपर की 3 किस्में जुस्सी, माई और मखाती। जुजाजी का तज़किरा उसूल तिब में सिर्फ मिलता है। तो करेक्ट आंसर इसका 3 किस्में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 0604। वनली अली अब्बास एंड मसीही हैव इंक्लूडेड इनटू सिंपल ऑर्गन। मंदरजा झेल में से किसको सिर्फ अली अब्बास मजूसी और मसीही ने उज़्व मुफ़रद कहा था? देखिए, ज़्यादातर लोगों के नज़दीक जो है आज़ाए मुफ़रदा जो है, जिसे हम लोग आज़ाए मुतशाबिहुल अज्ज़ा या आज़ाए बसीता के नाम से जानते हैं, इसकी तादाद 10 है, 10। लेकिन कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड की। उसमें अली बिन अब्बास मजूसी और अबू सहल मसीही ने नाखून, नंबर 1 नाखून, नंबर 2 मुख यानी बोन मैरो, और नंबर 3 शार बाल, इन 3 चीज़ों को भी आज़ाए मुफ़रदा में ऐड किया है। तो नाखून, मुख और शार, नेल, मैरो एंड हेयर, इसको भी आज़ाए मुफ़रदा में शामिल किया है। तो ये अबू सहल मसीही और अली बिन अब्बास मजूसी ने आज़ाए मुफ़रदा में नाखून को, यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें नाखून को ऐड किया। बाकी पहले से ऑलरेडी रिबात का नाम आज़ाए मुफ़रदा में है, शहम का नाम है, इज़ाम का नाम है, गज़रूफ़ का नाम है, वतर का नाम है, शराइन का नाम है, औरदा का नाम है, दिमाग का नाम है, आसाब का नाम है। ये सारे आज़ा ऑलरेडी उसमें एग्ज़िस्ट करते हैं। सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने इनके अलावा, इन 10 के अलावा 3 एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की हैं, और वो हैं नाखून और
मैरो मुख, गूदा जिसे कहते हैं हम, और शार जिसे हम बाल कहते हैं। यहीं पर एक एक्सेप्शन और मैं बात कर लूँ कि एक एक्सेप्शन ये भी है कि एक किताबुल कुल्लियात के मुसन्निफ़ थे जिनका नाम था इब्न रुश्द। इब्न रुश्द ने अखलात को भी आज़ाए मुफ़रदा में शामिल किया है, तो वो भी कभी कभी पूछा जाता है। अखलात और अरवाह का नाम भी उन्होंने आज़ाए मुफ़रदा में शामिल किया है। तो ये आपका क्वेश्चन आईडी 604 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी 640 क्वेश्चन आईडी क्या कहती है? लिक्वेर्टिन कीमियावी जुज़ है। लिक्वेर्टिन किस दवा के अंदर पाया जाता है? तो लिक्वेर्टिन जो है वो किसके अंदर पाया जाता है? ओस्लूसूस। पहले हम लिक्वरिस जो है वो नाम है लिक्वरिस नाम है किसका? ओस्लूसूस का। ओस्लूसूस का नाम है लिक्वरिस। ठीक है, ये एक नबात की जड़ है जो मीठी होती है और इसका ओसारा जो है वो रब्बुसूस के नाम से जाना जाता है और इसका बॉटनिकल नेम जो है वो ग्लाइसराइज़ा ग्लैब्रा, ये इसका बॉटनिकल नेम है। इसके अंदर लिक्वेरिस इसका इंग्लिश नेम है और इसके अंदर लिक्वर्टिन नाम का एक एल्कोलाइड पाया जाता है, तो ये आपका ओस्लूसूस के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लिक्वेरिस इज़ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, लिक्वर्टिन इज़ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑप्शन ए ओस्लूसूस, ऑप्शन बी सुदाब, ऑप्शन सी करफ्स एंड ऑप्शन डी कबाब चीनी। करेक्ट आंसर है इसका ओस्लूसूस। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी 611 में यहाँ पर कुछ असबाब दिए हुए हैं और उनके कंपोनेंट दिए हुए हैं। तो आपको पता होगा कि असबाबे सेहत व मर्ज़ कितने हैं? 4 हैं। असबाबे सेहत व मर्ज़ 4 हैं। कौन कौन से? नंबर 1 असबाबे मादिया। नंबर 2 असबाबे फ़ाइलिया। नंबर 3 असबाबे सूरिया और नंबर 4 असबाबे तमामिया। इसी को हम लोग असबाबे तमामिया को असबाबे गाइया भी कहते हैं। तो ये 4 आपके असबाबे सेहत व मर्ज़ हैं। अब इसमें असबाबे मादिया में कौन कौन सी चीज़ें हैं? असबाबे मादिया में अरकान, अखलात, आज़ा और अरवाह, 4 चीज़ें ये असबाबे मादिया में आती हैं। फिर असबाबे फ़ाइलिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मिजाज, क़ुवा और तरकीब, 3 चीज़ें। फिर असबाबे फ़ाइलिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? असबाबे सित्ता ज़रूरिया और गैर ज़रूरिया। असबाबे क्या कहते हैं, नेक्स्ट आपका चौथा असबाब है असबाबे गाइया या असबाबे तमामिया, जिसमें सिर्फ अफ़ाल आता है। तो इस तरीके से 4 हैं। अब सबसे पहले असबाबे फ़ाइलिया में यहाँ पर ए ऑप्शन है आपका असबाबे फ़ाइलिया। असबाबे फ़ाइलिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? असबाबे ज़रूरिया और गैर ज़रूरिया। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं लिस्ट बी में या सेकंड लिस्ट में कहाँ पर असबाबे सित्ता ज़रूरिया और गैर ज़रूरिया कहाँ है? 2 ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन पर, यानी A2। फिर असबाब तमामिया मैंने बताया, असबाब तमामिया इज़ ऑल्सो नोन एज असबाब गाइया। असबाब तमामिया में अफ़ाल बदन आता है, B4। अब यहाँ पर ऑप्शंस में देख लें A2 कहाँ है? A2 2 जगह पर है, सेकंड ऑप्शन में भी A2 है और थर्ड ऑप्शन में भी A2 है, लेकिन B का 4 है, B का 1, ये सेकंड ऑप्शन में B के साथ 1 है जबकि थर्ड ऑप्शन में B के साथ 4 है। तो ये ऑप्शन सही है, मीन्स करेक्ट आंसर इसका थर्ड ऑप्शन इसका सही है, A2 B4 C3। असबाब सूरिया में आपके अरकान, अखलात, C3 मिजाज, क़ुवा और तरकीब, C3
और असबाब मादिया में अरकान, अखलात, आज़ा और इसी में अरवाह भी आएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर इसका है सी ऑप्शन इसका सही है, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ID 6, 7, 8 फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द सिम्टम्स ऑफ मेजर क्राइटेरिया इंक्लूडेड इन जॉन्स क्राइटेरिया। रोमैटिक फीवर में दो तरह के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं, एक जॉन्स मेजर क्राइटेरिया और एक जॉन्स माइनर क्राइटेरिया। सबसे पहले हम लोग जॉन्स मेजर क्राइटेरिया की बात करें, JONES, जॉन्स मेजर क्राइटेरिया। J इज़ स्टैंड फॉर जॉइंट, यहाँ पर O की जगह पर मैंने हार्ट बना दिया, मीन्स हार्ट मीन्स कार्डाइटिस। N इज स्टैंड फॉर नोड्यूल्स, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। E इज स्टैंड फॉर एरिथमा मार्जिनेटम एंड S is stand for Sydenham's chorea या सेंट वाइटस डांस भी इसी को कहते हैं। तो ये चार चीज़ें हो गई आपकी, ये मेजर क्राइटेरिया। जॉइंट्स में क्या चीज़ आएगी? माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, नॉट आर्थ्रेल्जिया। आर्थ्रेल्जिया जॉन्स माइनर क्राइटेरिया का कंपोनेंट है, जबकि जो आर्थराइटिस है पॉलीआर्थराइटिस वो मेजर क्राइटेरिया का कंपोनेंट है। तो यहाँ पूछ रहा है कि जॉन्स क्राइटेरिया मेजर क्राइटेरिया में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। ऑप्शन ए कार्डाइटिस, अभी मैंने बताया कार्डाइटिस है। ऑप्शन बी फीवर, नो। ऑप्शन सी कोरिया, यस। पॉलीआर्थरेल्जिया, नो। एरिथमा मार्जिनेटम, यस। मीन्स 3 ऑप्शन हैं यहाँ पर, ए, सी और ई। अब ऑप्शन देखते हैं ए, सी और ई कहाँ है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें ए, सी, ई है, जबकि बाकी के जो ऑप्शन हैं फीवर जॉन्स माइनर क्राइटेरिया है, पॉलीआर्थरेल्जिया जॉन्स माइनर क्राइटेरिया है, इंक्रीज्ड ESR ये माइनर क्राइटेरिया में आता है। तो 3 चीज़ें ये आपकी माइनर क्राइटेरिया में हैं और बाकी जो 5 चीज़ें मैंने अभी आपको लिखी हैं वो पाँचों के पाँचों चीज़ें आपकी जॉन्स मेजर क्राइटेरिया में हैं। 2019 में AIPGT 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, माइग्रेटरी टाइप ऑफ पॉलीआर्थराइटिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रोमैटिक फीवर। करेक्ट आंसर इज़ रोमैटिक फीवर। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, रोमैटिक फीवर का वो कंपोनेंट है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ID है आपकी 668, कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क फैक्टर। कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीज़ कम्स इनटू एग्जिस्टेंट इन विच फेज़। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम लोग रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें कि रिस्क फैक्टर, यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रिस्क फैक्टर किस फेज़ में इंक्लूड किया गया था। सबसे पहले ये टॉपिक कहाँ का है, कि हाइजीन के सोशल मेडिसिन का टॉपिक है। सोशल मेडिसिन का टॉपिक है। अब सोशल मेडिसिन की अगर हम लोग डेफिनीशन की बात करें उससे पहले, दरअसल में सोशल मेडिसिन जो था इसके पायनियर कौन थे? द पायनियर ऑफ सोशल मेडिसिन वाज न्यूमैन एंड वर्च्यू। 19th सेंचुरी में न्यूमैन एंड वर्च्यू, इन दो लोगों ने सबसे पहले सोशल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट पेश किया था और कहा 19th सेंचुरी में। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में सोशल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट एक वजूद में आया। अब इन लोगों ने क्या कहा कि व्हाट इज़ सोशल मेडिसिन? सोशल मेडिसिन इज़ द स्टडी ऑफ मैन एज अ सोशल बीइंग इन हिज टोटल एनवायरनमेंट। और सिंपली इन्होंने एक बड़ी आसान सी भाषा में कहा कि जो हमारे एनवायरनमेंट है, हमारे जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, उनका कहीं ना कहीं हमारे डिजीज़ कंडीशन से डायरेक्ट कोई रिलेशन है। और बाद में उसका एक नाम दिया गया सोशल पैथोलॉजी।
सोशल पैथोलॉजी का टर्म इस्तेमाल किया गया, मीन्स सोशल फैक्टर इन द एटियोलॉजी ऑफ डिजीज़ इज़ नोन एज सोशल पैथोलॉजी। अब इस सोशल पैथोलॉजी या सोशल मेडिसिन के 4 फेजेस, 4 डिफरेंट फेजेस। फर्स्ट फेज का नाम था डिजीज़ कंट्रोल फेज, डिजीज़ कंट्रोल फेज। ये जो फेज़ था ये 1880 से 1920 तक, 1880 से लेकर 1920 तक की फ़ेज़ थी ये। इसमें क्या था, डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, वाटर सप्लाई के कंट्रोल को मेंटेन कर रहे थे, सीवेज डिस्पोजल को कंट्रोल कर रहे थे। तो ये डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के जो भी मेजर्स थे वो इस फेज़ में, सोशल मेडिसिन के इस फेज़ में हम लोग ऑप्ट कर रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इसको कंट्रोल करने के बाद भी डिज़ीज़ डेवलप हो रही है। तो सेकंड फेज़ आती है 1920, यहाँ तक था। 1920 से लेकर 1960 के बीच में आती है हेल्थ प्रमोशन फेज़, हेल्थ प्रमोशन फेज़ 1920 से लेकर 1960 की। इस दौरान हमने हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो भी मेजर्स थे, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए वो सारे मेजर्स ऑप्ट करना शुरू कर दिया। फिर बाद में देखा गया कि नहीं, इसके बाद भी डिज़ीज़ डेवलप हो रही है। तो हमने थर्ड फेज़ हमारी आती है 1960 के बाद, यानी 1960 से 1980 के बीच में, और उसका नाम था सोशल इंजीनियरिंग फेज़, सोशल इंजीनियरिंग फेज़। ठीक है, 1960 से लेकर 1980 के बीच में सोशल इंजीनियरिंग फेज़। तो इस फेज़ में रिस्क फैक्टर को एक्सप्लेन किया गया कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो बहुत सारी ख़ास तौर से क्रॉनिक डिजीज़ के लिए, एक्यूट डिजीज़ को तो कंट्रोल कर लिया गया डिजीज़ कंट्रोल के थ्रू, हेल्थ प्रमोशन के थ्रू, लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना ज़रूरी था। तो रिस्क फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो किस फेज़ में आया, सोशल इंजीनियरिंग के फेज़ में आया। ठीक है, फिर लास्ट में इसको भी कंट्रोल, खैर रिस्क फैक्टर को भी कंट्रोल कर लिया गया कि हम बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना खाएं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही हैं। और जैसे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्या कहते हैं, स्मोकिंग या अल्कोहल इंटेक की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और दुनिया भर की अलग अलग क्रॉनिक डिजीज़ डेवलप हो रही। तो रिस्क फैक्टर का भी कॉन्सेप्ट आया और रिस्क फैक्टर को हमने कंट्रोल कर लिया। फिर उसके बाद तब भी देखा गया कि नहीं, अभी भी डिज़ीज़ पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है। तो फोर्थ फेज़ आती है आपकी, जिसका नाम था हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल। ये थी 1980 से लेकर 2000 के बीच की। हेल्थ फॉर ऑल 1980 से लेकर 1980 से 2000 के बीच में। अब हेल्थ फॉर ऑल का जो मोटिव था वो क्या था कि 2000 तक हर इंसान को हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करना है। WHO ने प्लेज लिया कि 2000 तक हेल्थ फॉर ऑल जो था वो यही था कि उसमें एक टारगेट सेट किया कि हम 2000 तक हम लोगों की सेहत को, उसकी सेहत की बहबूद व फलाह के लिए काम करेंगे और 2000 तक, सन 2000 तक हम लोगों की सेहत को मेंटेन कर लेंगे। तो खैर ये चारों फेजेस, तो हमारा जो टॉपिक था, खैर मैं टॉपिक पे आता हूँ, तो हमारा जो टॉपिक था वो था कि सोशल रिस्क फैक्टर किस फेज़ में एग्जिस्ट करता है। तो करेक्ट आंसर है इसका, करेक्ट आंसर इज़ सोशल इंजीनियरिंग फेज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है आपकी 614 में क्या पूछ रहा है कि
दो आपके कॉलम हैं, लिस्ट 1 में कुछ बुक्स दी हुई हैं, लिस्ट 2 में कुछ ऑथर्स दिए हुए हैं, दोनों को मैच कराना है। सबसे पहला ए किताबुल कुल्लियात। किताबुल कुल्लियात को हम कॉलिगेट कहते हैं और इसके राइटर थे इब्न रुश्द। तो ए के साथ इब्न रुश्द 3rd नंबर पे आ रहे हैं। उसूल तिब के राइटर हैं कमालुद्दीन हुसैन हमदानी, B2। अब यहाँ पर ऑप्शंस में देख लें, ए के साथ 3 कहाँ है? ए के साथ 3 3 जगहों पर है। फर्स्ट ऑप्शन में भी A3 है, सेकंड में भी A3 है, फोर्थ में भी A3 है। बी के साथ 2 कहाँ है? बी के साथ 2 कहीं नहीं है, यानी ये आंसर जो है इस के बिहाफ पर, ये जो फर्स्ट वाला ये आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके हिसाब से गलत है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें उर्दू वाले में, तो उर्दू वाले में A3 B2 पहले ही ऑप्शन में है, A3 B2, ठीक है। तो A3 B2 पहले ऑप्शन में है और बाकी सी किताबुल तहसीर। किताबुल तहसीर के राइटर कौन हैं? किताबुल तहसीर के राइटर हैं आपके इब्न ज़ुहर। किताबुल तहसीर C4 और D1। तो ये आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन दरअसल में इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो था एलिमिनेट हो गया था क्योंकि इस क्वेश्चन में उर्दू और इंग्लिश के ऑप्शंस गलत थे, मतलब दोनों मिसमैच हो रहे थे, तो इसलिए ये ऑप्शन विदल्ड हो गया था। खैर आपको किताब के नाम याद रखने हैं, तो किताबुल कुल्लियात के राइटर इब्न रुश्द, उसूल तिब के राइटर कमालुद्दीन हुसैन हमदानी, किताबुल तहसीर इब्न ज़ुहर, किताबुल मुख्तारात फ़ित्तिब इब्न हुब्ल बगदादी। ये आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर इसका इसमें इस वाले इंग्लिश वाले पोर्शन में तो नहीं है, लेकिन हाँ उर्दू वाले में करेक्ट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खीरा प्लांट खीरा प्लांट क्या है? देखिए खीरा प्लांट, ये क्वेश्चन बड़ा ही अलग सा क्वेश्चन आया था इस साल 2022 में कि खीरा प्लांट क्या है? एनुअल प्लांट है, बाई एनुअल है, या जो है डेसिडुअस है, या पर एनियल है? यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। एक टर्म, पहला ऑप्शन है आपका एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट का मतलब क्या होता है? एनुअल प्लांट वो होते हैं जो अपनी बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल को एक ग्रोइंग सीज़न में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। वो प्लांट जो अपनी बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल को 1 ग्रोइंग सीज़न में कंप्लीट कर लेते हैं, और उसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड और वाटरमेलन। मस्टर्ड एंड वाटरमेलन। बाई एनुअल जो अपनी लाइफ साइकिल को 1 साल में 2 बार कंप्लीट करते हैं, उसे बाई एनुअल कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल है खीरा, कुकुम्बर, खीरा, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है डेसिडुअस, जिसके पत्ते झड़ जाते हों। ऐसा प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल के दौरान, यानी फ्रूट्स लगने से पहले ही उसके पत्ते झड़ जाते हैं, तो ये भी प्लांट्स होते हैं। और लास्ट में फोर्थ ऑप्शन है पर एनियल। पर एनियल का मतलब क्या होता है? वो प्लांट जो 1 साल तो ग्रो करते हैं और उसके अगले साल में अच्छे फ्रूट्स देते हैं। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है आम, इसका मैंगो, बनाना, कोकोनट, ये पर एनियल प्लांट कहलाते हैं, जो 1 साल में ग्रो करते हैं और उसके नेक्स्ट ईयर में वो अच्छे से फ्रूट्स देते हैं, तो ये पर एनियल प्लांट्स कहलाते हैं। खैर यहाँ पर हमसे क्वेश्चन से पूछा गया है कि खीरा प्लांट इज़ बाई एनुअल प्लांट, यानी साल में 2 बार इनके ऊपर फ्रूट्स लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसादे इश्तिहा ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इज़ नोन एज। फसादे इश्तिहा। फसादे इश्तिहा का मतलब होता है कि इश्तिहा कहते हैं भूख को, फसाद का मतलब होता है बिगड़ जाना, भूख का बिगड़ जाना।
यानी ये वो हालत है जिसमें इंसान बुरी बुरी चीज़ों को खाने की ख्वाहिश करता है। इसे हम लोग और क्या कहते हैं, इसे हम अकोनी के नाम से भी जानते हैं, अकोनी। इसे हम लोग फसाद शहवत भी कहते हैं, फसाद शहवत, या इसी को हम लोग दोशाब वली भी कहते हैं, दोशाब वली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कई नाम हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फसाद इश्तिहा ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन इज़ नोन एज वहम, करेक्ट। फसाद शहवत, करेक्ट। शहवत कल्बिया, शहवत कल्बिया, वैसे शहवत कल्बिया का टर्म यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। ये गलत है, तो करेक्ट आंसर इसका वहम ही होगा, सिर्फ वहम ही कहते हैं। पीका, इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, पीका कहते हैं, बुरी चीज़ों को खाने की ख्वाहिश होना। वैसे इसमें बी ऑप्शन भी सही है, फसाद शहवत भी इसे कहा जाता है, लेकिन अब पता नहीं इन्होंने किस बिहाफ पे सिर्फ एक ही माना है। फसाद शहवत भी कहते हैं, फसाद इश्तिहा भी कहते हैं, वहम भी कहते हैं, अकोनी भी कहते हैं, दोशाब वली भी कहते हैं। ये 4-5 नाम हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 699। क्वेश्चन ID 699 में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अब देखिए मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ एम्पुला ऑफ वेटर, ए का सी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में क्या होता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होता है, और ओवुलेशन नहीं होता, ओवुलेशन नहीं होता। बी का ए। LH सर्ज, हाई एस्ट्रोजन एंड लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल, और कार्डिनल लिगामेंट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसवर्स लिगामेंट। ए का 3, बी का 1। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में देख लें A3 B1 कहाँ है, तो एक ऑप्शन है 4th ऑप्शन जिसमें A3 B1 है, सी का 4 और डी का 2। यहाँ पर एक कार्डिनल लिगामेंट जिसे हम ट्रांसवर्स लिगामेंट भी कहते हैं। देखिए ये हमारा ये पेल्विक कैविटी है, पेल्विक कैविटी के अंदर ये यूट्रस है, और यूट्रस के को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लिगामेंट हैं। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट लिगामेंट है ये, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट या कार्डिनल लिगामेंट, या इसी का नाम है लिगामेंट ऑफ मैकन-रॉड। ये कई बार पीजी में सवाल पूछा गया है, लिगामेंट ऑफ मैकन-रॉड, मैकन-रॉड। लिगामेंट ऑफ मैकन-रॉड या कार्डिनल लिगामेंट या ट्रांसवर्स लिगामेंट भी कहते हैं। तो ये यहाँ यूट्रस को पेल्विक वॉल से कनेक्ट करता है, इसका नाम है कार्डिनल लिगामेंट या ट्रांसवर्स लिगामेंट या ट्रांसवर्स यूट्रल लिगामेंट या लिगामेंट ऑफ मैकन-रॉड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो 4th ऑप्शन सही है, A3 B1 C4 D2। नेक्स्ट क्वेश्चन ID है आपकी, कीलॉइड इज़ कॉमन इन। कीलॉइड किस में कॉमन है? सबसे पहले हम लोग कीलॉइड के बारे में बात कर लें कि कीलॉइड होता क्या है। तो कीलॉइड जो है वो आमतौर से एक तरह की स्किन डिजीज़ हम कह सकते हैं। तो कीलॉइड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई प्रोलिफरेशन ऑफ इमेच्योर फाइब्रोब्लास्ट। कीलॉइड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई प्रोलिफरेशन ऑफ इमेच्योर फाइब्रोब्लास्ट एंड इमेच्योर ब्लड वेसल्स। दो चीज़ें, इमेच्योर फाइब्रोब्लास्ट, इमेच्योर फाइब्रोब्लास्ट और इमेच्योर ब्लड वेसल्स एंड इमेच्योर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ज़्यादातर
ये किलोइड पाए कहाँ जाते हैं? पहले तो किस जेंडर में कॉमन है? किलोइड्स आर मोर कॉमन इन फीमेल्स में ज़्यादा होती है किलोइड। तो किलोइड इज़ मोर कॉमन। यहाँ सवाल पूछा गया है किलोइड आम है। ऑप्शन ए मर्दों में, ऑप्शन बी औरतों में, ऑप्शन सी बूढ़ों में, ऑप्शन सी बच्चों में, डी बच्चों में। करेक्ट आंसर है इसका औरतों में ज़्यादा कॉमन होता है। अब कहाँ कॉमन है? स्पेशली चेस्ट रीजन पर बहुत कॉमन है, यानी ये आपकी जो थोरेसिक बोन है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, इन फ्रंट ऑफ स्टर्नम मोस्ट कॉमन साइट ऑफ किलोइड इज़ प्री स्टर्नल रीजन में ज़्यादा होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका जो ट्रीटमेंट है कि हम मान लीजिए ये एक ग्रोथ है, किलोइड है, ठीक है, इमेच्योर फाइब्रोब्लास्ट और इमेच्योर ब्लड वेसल्स की। अब इसके अंदर इंट्राकिलोइड स्टेरॉइड इंजेक्शन दिया जाता है। ये पीजी में ये भी क्वेश्चन आ चुका है पहले। इंट्राकिलोइड, द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर किलोइड इज इंट्राकिलोइड स्टेरॉइड इंजेक्शन। हम लोग कैनाकॉर्ड लगा देते हैं, कैनाकॉर्ड इंजेक्शन आता है, तो कैनाकॉर्ड इंट्राकिलोइड इंजेक्शन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? औरतों में ज़्यादा कॉमन है किलोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है विच क़ुव्वत इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क़ल्ब की इनक़बाज़ और इनबसात के लिए कौन सी क़ुव्वत पाई जाती है? देखिए क़ल्ब जो है वो किसका ऑर्गन है? क़ुव्वत हैवानिया का उज़ू है। क़ुव्वत हैवानिया का काम क्या है? आज़ा के अंदर हयात बख्शना। इसकी दो खादिम क़ुव्वतें हैं या दो टाइप्स हैं। नंबर एक क़ुव्वत हैवानिया की दो क़ुव्वतें हैं। पहली क़ुव्वत का नाम है क़ुव्वत फ़ाइला और दूसरी क़ुव्वत का नाम है क़ुव्वत मुनफ़ैला। क़ुव्वत फ़ाइला और क़ुव्वत मुनफ़ैला। क़ुव्वत फ़ाइला का काम क्या है? क़ल्ब के अंदर इनक़बाज़ और इनबसात यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पैदा करना, और जबकि क़ुव्वत मुनफ़ैला का काम है इनफ़िलात नफ़सानिया यानी खुशी, गम, गुस्सा, खौफ, इस तरह की चीज़ें पैदा करना। तो क़ुव्वत फ़ाइला का काम है क़ल्ब के अंदर इनक़बाज़ और इनबसात पैदा करना। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क़ल्ब के अंदर इनक़बाज़ व इनबसात के लिए कौन सी क़ुव्वत ज़िम्मेदार होती है? ऑप्शन ए क़ुव्वत जाज़बा क़ल्बिया, इनकरेक्ट। ऑप्शन बी क़ुव्वत फ़ाइला क़ल्बिया, करेक्ट। ऑप्शन सी क़ुव्वत मुनफ़ैला क़ल्बिया, इनकरेक्ट। ऑप्शन क़ुव्वत मुहर्रिका क़ल्बिया, इनकरेक्ट। मीन्स करेक्ट आंसर इसका है क़ुव्वत फ़ाइला क़ल्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 634। बैतुल हिकमत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। बैतुल हिकमत was established by Harun Rashid and renowned translator of his time was यूहना बिन माशोया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि बैतुल हिकमत को किसने इस्टेब्लिश किया? हारून रशीद ने। वैसे इसमें देखिए इसमें इख्तलाफ है कि कुछ लोग लिखते हैं हारून रशीद और कुछ लोग लिखते हैं मामून रशीद, लेकिन वसीम अहमद आज़मी साहब की किताब में जो तारीख़ तिब बेस्ड बुक है उसमें सीधे सीधे लिखा हो, ज़्यादातर लोगों को वो रेफरेंस ज़्यादा ऑथेंटिक लगा कि बैतुल हिकमत जो था, जिसे हम पैराडाइज़ ऑफ विज़डम के नाम से जानते हैं, एक मदरसा था जिसका नाम था बैतुल मदरसा बैतुल हिकमत पैराडाइज़ ऑफ विज़डम, वो हारून रशीद ने इस्टेब्लिश किया था। और उस टाइम के जो फेमस रिनाउंड ट्रांसलेटर थे यूहना बिन माशोया, उनके अंडर सुपरविज़न में ये बढ़ा और उनके अंडर सुपरविज़न में ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इसका करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 की बात कर लें, द होम ऑफ विज़डम, वही पैराडाइज़ ऑफ विज़डम या बैतुल हिकमत, वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई मामून रशीद,
यहीं आके ये बात गलत हो जाती है कि मामून रशीद, वैसे कुछ किताबों में लिखा हुआ है मामून रशीद भी हैं, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि किताब में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये बात ज़्यादा ऑथेंटिक है कि हारून रशीद उसका जो फाउंडर था या बैतुल हिकमत जिसने इस्टेब्लिश किया था वो हारून रशीद था। मामून रशीद का नाम भी आता है लेकिन वो उतना ऑथेंटिक सोर्स से नहीं आता है। और हुनैन इब्न इसहाक़ वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसलेटर ड्यूरिंग हिज रीजन। ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि यूहन्ना बिन माशोया जो था वो उस टाइम का सबसे मशहूर और सबसे रिनाउंड ट्रांसलेटर था। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। तो ऑप्शन यहाँ हम देख लें, ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, इनकरेक्ट। ऑप्शन बी both statement 1 and statement 2 are false, incorrect. Third option statement 1 is true but statement 2 is false, correct. And option D statement 1 is false but statement 2 is true, incorrect. Means correct answer is C, statement 1 is true but statement 2 is false. Next question ID है 710। 710 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? गैस्ट्रिक अल्सर का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर इज़ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। बहुत सारी किताबों में अलग अलग किताबों में रेफरेंस मिलता है, लेकिन चूँकि सबसे ऑथेंटिक बुक हर्षमोहन ने लिखा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर गैस्ट्रिक अल्सर इज़ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। करेक्ट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ID 676। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया, ऑर्डर ऑफ देयर पावर इज। सबसे पहले आपको पता है कि इंडिया में जो क्रिमिनल कोर्ट हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट, नंबर 2 हाई कोर्ट, नंबर 3 सेशन कोर्ट या इसी को हम लोग डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, नंबर 4 मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर में और भी कुछ सब टाइप्स आ जाती हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ सीक्वेंस लगाना है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है सी। सबसे पहले सी कहाँ है? ऊपर के 2 ऑप्शन में सी है, सी ए ई बी डी और सी बी डी ए। तो पहले हम लोग इन दोनों ऑप्शन को, अब हम ये जो नीचे के 2 ऑप्शन हैं इनको हम इरेज कर दें, ये एलिमिनेट हो गए क्योंकि इसमें हमारे चॉइस का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट किस नंबर पर आ रहा है? बी। अब सी के बाद बी कहाँ है? सी के बाद बी सेकंड ऑप्शन में है, सी बी डी ए ई। अब यही हो जाएगा। सीक्वेंस देख लीजिए, सी सुप्रीम कोर्ट 1, बी हाई कोर्ट 2, डी सेशन कोर्ट, मैंने यहाँ भी सेशन कोर्ट 3rd नंबर पे सेशन कोर्ट रखा है, डी सी बी डी। उसके बाद ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो सी बी डी ए ई मीन्स करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सी बी डी ए ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ID है आपकी 711। मार्जोलिन्स अल्सर अकर। मार्जोलिन्स अल्सर क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? तो जैसा कि अगर आपने सर्जरी में पढ़ा हो तो सर्जरी में आपने पढ़ा होगा कि मार्जोलिन्स अल्सर जो होता है एक स्लो ग्रोइंग मैलिग्नेंट लीजन है जो कहाँ पाया जाता है, जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकता है। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि मार्जोलिन्स अल्सर जो है वो एक स्लो ग्रोइंग मैलिग्नेंट पोटेंशियल अल्सर है या मैलिग्नेंट पोटेंशियल लीजन है जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में कन्वर्ट होता है, और ये पेनलेस होता है और इसकी जो एज होती हैं वो इवर्टेड होती हैं और रेज्ड होती हैं। कहाँ पाया जाता है? इट कॉमनली अकर एट द साइट ऑफ क्रॉनिक बर्न स्कार। जहाँ पर बर्न होता है उस बर्न की साइट पर
बर्न की साइट पर एराइज होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मार्जोलिन अल्सर अकर ऑप्शन ए इन गैस्ट्राइटिस, ऑप्शन बी इन पैंक्रेटाइटिस, ऑप्शन सी इन डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड ऑप्शन डी इन पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर। मीन्स करेक्ट आंसर इसका डी है, इन पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर। अब आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है, क्या मार्जोलिन अल्सर के अंदर मैलिग्नेंट पोटेंसी होती है? बिल्कुल हाँ होती है, यस होती है। किस टाइप का मैलिग्नेंसी डेवलप हो सकती है? तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इसके अंदर ज़्यादा डेवलप होता है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, SCC स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा डेवलप होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 638। 638 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। केकड़ा इज़ नोन एज सरतान इन अरबी। अरबी में केकड़ा को हम सरतान कहते हैं। स्टेटमेंट ए करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट सरतान केकड़ा, या इसी को हम लोग खरचंग भी कहते हैं। केकड़े को खरचंग भी कहते हैं। 2014 में EMU में ये पूछा गया था क्वेश्चन, 14 या 15 में देख लीजिएगा, कहीं पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। खरचंग इज़ द सिनोनिम ऑफ सरतान, केकड़ा। और केकड़े को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? केकड़े को हम पहले अच्छे से धुल लेते हैं, धुलने के बाद उसे आग पर जलाकर, मुहर्रिक, इसीलिए सरतान के साथ टर्म क्या इस्तेमाल किया जाता है? सरतान मुहर्रिक, जला हुआ, कोयले की तरह जलाकर स्याह कर दिया जाता है। स्टेटमेंट 2 क्या है? बिकॉज इट इज़ इफ़ेक्टिव इन कैंसर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसका नाम सरतान इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि ये सरतान यानी कैंसर में बेनिफिशियल है। स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। मीन्स करेक्ट स्टेटमेंट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी 656। हब्बे कबिद नौशादरी इज़ यूज्ड फॉर। हब्बे कबिद नौशादरी का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? सबसे पहले हम लोग जानते हैं हब्बे कबिद नौशादरी के अंदर नौशादर पड़ा हुआ है और ये लीवर डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लीवर डिसऑर्डर ए, करेक्ट आंसर ए। लेकिन अब चूँकि यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब आपको चूज़ करना है कि किस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ए किसके साथ है? तो ए के साथ में सिर्फ बी है और कहीं पर ए है नहीं। तो ए एंड बी, हब्बे कबिद नौशादरी इज़ यूज्ड फॉर लीवर डिसऑर्डर एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। नफ़ख के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे कातिल दीदान पर्पज़ से भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मुलय्यन भी होता है, ठीक है। और नफ़ख़ शिकम में एंटी फ्लैचुलेंट के तौर पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लीवर फंक्शन के लिए, क्योंकि इसी के साथ कबिद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करता है। और नौशादर चूँकि लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करने के साथ साथ एंटी फ्लैचुलेंट भी है और साथ में मुक़व्वी मैदा यानी गैस्ट्रिक टॉनिक भी साबित होता है। तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, डिस्पेप्सिया वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और लीवर फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, बोथ ए एंड बी, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है आपकी 682। 682 में 4 साइन दिए हुए हैं और 4 डिफरेंट डिजीज़ कंडीशन दी हुई हैं। क्यूलन साइन कहाँ पाया जाता है? क्यूलन साइन इट्स सीन इन एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ठीक है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, या सॉरी क्यूलन साइन इज सीन इन पैंक्रेटाइटिस। क्यूलन साइन इज सीन इन पैंक्रेटाइटिस। बेबिंस्की साइन सीन इन मेनिंजाइटिस। बेबिंस्की साइन तो ए के साथ 4, बी के साथ 3, रोजिंग साइन इन एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, सी के साथ 1 और मर्फी साइन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। तो A4 B3। अब यहाँ पर A4 कहाँ है? तो फर्स्ट ऑप्शन में ही है, A4 के साथ B3, C मैंने रोजिंग साइन इज़ ऑल्सो नोन एज अपोजिट टेस्ट।
ठीक है, मीन्स अब रोजिंग साइन इज ऑल्सो नोन एज अपोजिट टेस्ट, मीन्स प्रेशर ऑन लेफ्ट आइलियक फोसा कॉजेज पेन ओवर द राइट आइलियक फोसा इज नोन एज रोजिंग साइन या अपोजिट टेस्ट पॉजिटिव कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, इसका सही है, ए ऑप्शन सही है, A4, B3, C1 और D2। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है आपकी 649। लॉजेंजेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ड्रग फॉर्म। लॉजेंजेज जो है वो सॉलिड ड्रग फॉर्म है, ठीक है, जो कि टैबलेट के फॉर्म में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉजेंजेस इज़ अ सॉलिड ड्रग फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेला इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कमेला किससे ऑब्टेन किया जाता है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कमेला है क्या। कमेला जो है वो एक तरह का रेड कलर पाउडर होता है जो किससे ऑब्टेन किया जाता है? एक प्लांट है जिसका नाम है मेलोटस फिलिपिनेसिस। मेलोटस फिलिपिनेसिस। कभी कभी बॉटेनिकल नेम पूछा जाता है कमेला का, तो आपको बॉटेनिकल नेम भी याद होना चाहिए कि मेलोटस फिलिपिनेसिस। मेलोटस फिलिपिनेसिस, ठीक है। तो मेलोटस फिलिपिनेसिस इसका बॉटेनिकल नेम है और इस प्लांट के फल के ऊपर रेड कलर का एक पाउडर होता है, वो हम कमेला के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। माहियत भी आपको पता चल गई कि क्या है, ये एक सुर्ख रंग का पाउडर या सफ़ूफ है जो मेलोटस फिलिपिनेसिस के फल पर, फ्रूट्स के ऊपर जमा होता है। और इसका जो मेन फंक्शन है कमेला का वो क्या है? एंटी हेलमिंथिक हुआ करता है या इंटेस्टाइनल वॉर्म को किल करने के लिए कातिल दीदान के तौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम लोग फिर से हाज़िर होंगे कल। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।